नमस्कार, खबरों में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक नैरेटिव सेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार और बड़ी की जा रही है। हिंदू मुस्लिम को लेकर एजेंडा चलाने वालों ने इसमें खूब खाद पानी भी डाला। लेकिन आज हम एक ऐसी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें इस तरह के तमाम प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के प्रमाण भी मिलेंगे। मुसलमानों के बीजेपी से लगाव के सबूत हैं और ये सब कुछ मोदी सरकार के प्रयास का परिणाम ही है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए एक नया प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके जरिए बीजेपी ने 80% मुसलमानों के वोट बैंक का फॉर्मूला सेट किया है। क्या है ये फॉर्मूला और कैसे ये प्लान होगा पॉलिटिक्स का गेम चेंजर, देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो अब की सरकार आई है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा रहना सहना वैसे हर तरीके से हमें सुकून और चैन है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुस्लिम समाज को दिया है, जो मुस्लिम कौम को दिया है, वो किसी ने नहीं दिया। काम तो अच्छा कर ही रहा है, सब आदमी रोड है, पुलिया है, बिजली है, सब कुछ तो साधन दे ही रहे हैं। अच्छा लग रहा है। इससे पहले कोई सरकार के लोग नहीं आए हमारी कोई दिक्कत परेशानी पूछने के लिए। सबका साथ, सबका विकास। मोदी का एम स्ट्रोक, टारगेट सेट, मिशन 2024। टोपी तिलक अब नहीं बेमेल, होगा भगवा हरा का मेल। बैक टू बैक यूपी चुनाव वाया आजमगढ़ पी फॉर्मूला। बीजेपी ने सेक्युलर पॉलिटिक्स का काट निकाला। क्या वाकई नरेंद्र मोदी को 2024 का चुनाव मुसलमान जिताएंगे? क्या सचमुच मुसलमान बीजेपी को बम्पर वोट देंगे? क्या वाकई बीजेपी ने 80-20 का वो फॉर्मूला तैयार कर लिया जिसे इंडियन पॉलिटिक्स का गेम चेंजर कहा जा रहा है? सवाल और भी हैं, क्योंकि मुद्दा गर्म है, चर्चा गर्म है, पूरे देश में बड़ी बहस छिड़ी है। इस डिबेट की शुरुआत हुई दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद में 2 से 3 जून 2022। यही वो तारीख है जब हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से एक शब्द निकला, स्नेह यात्रा। स्नेह यात्रा, नाम ऐसा कि सुनकर ही शब्द से प्यार हो जाए, यात्रा से लगाव हो जाए। और इसका मकसद तो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, हमें तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण के रास्ते पर आगे बढ़ना है। अल्पसंख्यकों में जो वंचित और कमजोर तबका है उनके बीच पहुंचना है। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को सियासी गलियारों में पसमानदा मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा इस समय मुसलमानों को लेकर उनके राजनीति की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नीति की ओर आगे बढ़ रही है। वह नीति उसकी यही है कि मुसलमानों में भी सामाजिक विभाजन है। हम लोग मान के चलते हैं कि इस्लाम समस्त भाईचारे की बात करता है, इसलिए उसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन भारतीय समाज का असर वहां भी है। अचानक सियासी गलियों में पसमानदा का जिक्र क्यों होने लगा? आखिर पसमानदा मुसलमानों की कौन सी जमात है जिसे बीजेपी पसंद कर रही है? पीएम मोदी उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ना चाहते हैं। क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर मुसलमानों के भीतर का गेम चेंजर? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने और उन्हें अपने वोट बैंक में तब्दील करने में सफल होगी? आज हम सियासत के इन सुलगते सवालों का पूरा विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ से। पसमानदा एक फारसी शब्द है जो पस
और मांदा को जोड़ने से बना है। पस का मतलब है पीछे और मांदा का मतलब है छूट जाना, यानी वो लोग जो सामाजिक और आर्थिक विकास में पिछड़ गए, उन मुसलमानों को पसमानदा कहा गया है। इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझें तो हिंदू की तरह भारत में मुस्लिम भी जातियों में बटे हैं। इनमें 3 प्रमुख हैं, पहला अशरफ, दूसरा अजलाफ और तीसरा अर्जाल। अशरफ वो मुसलमान हैं जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आए या फिर हिंदू अपर कास्ट से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने। इनमें शेख, सैयद, मिर्जा, मुगल और खान आते हैं। मुस्लिम में इनकी आबादी 15 से 20% के करीब है। अजलाफ वो हैं जो हिंदुओं में पिछड़ी जातियों में गिने जाते हैं, धर्म बदलकर मुस्लिम बने। अर्जाल वो हैं जो दलित और अति पिछड़ी हिंदू जातियों से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने। और अजलाफ अर्जाल दोनों वर्गों को सामूहिक रूप से पसमानदा कहा गया। सवाल उठता है कि आखिर जिस बीजेपी को मुस्लिम विरोधी माना जाता रहा, अचानक उसी पार्टी ने पसमानदा के प्रति प्रेम क्यों दिखाना शुरू किया? देखिए, स्नेह यात्रा के जो मकसद की बात है, इसका उद्देश्य सीधा सा लग रहा है, देश में एक सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगड़ा हुआ है, उस सांप्रदायिक सौहार्द को सही करने के लिए प्रधानमंत्री की ये पहल जान पड़ती है और मैं इसको बहुत ही सकारात्मक देखता हूँ। ऐसे समय में जब हमारे देश का सांप्रदायिक सौहार्द बहुत ही गड़बड़ हो चुका है, तो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह की पहल को बहुत सकारात्मक लेना चाहिए। देखें, उसकी रूपरेखा क्या होगी ये तो सरकार तय करेगी कि उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाना है, लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव समझता हूँ। क्या ये वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है या फिर विकास के रोड मैप का एक चैप्टर? इसकी डिटेलिंग हम आगे करेंगे। पहले आपको पसमानदा के बारे में और जानकारी दे दें। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर पसमानदा मुसलमान हिंदुओं से धर्मांतरण करके ही बने हैं, इसलिए वो भी हिंदुओं की तरह जातियों में बटे हैं। जैसे जुलाहा को पसमानदा में अंसारी कहा जाता है, कसाई को कुरैशी, हजाम को सलमानी, मेहतर को हलाल खोर कहा जाता है, ग्वाला घोसी के तौर पर जाने जाते हैं, धोबी हवा राती कहलाते हैं, लोहार बढ़ई अपने नाम के साथ सैफी लगाते हैं और दर्जी अपना सरनेम इदरीसी लिखते हैं। और इन्हीं जातियों की जमात है पसमानदा। पसमानदा मुसलमानों का दावा है कि मुस्लिमों की कुल जनसंख्या में उनकी आबादी लगभग 80 से 85% है। बाकी 15 से 20% आबादी अशरफों की है, लेकिन नेतृत्व वाले पदों पर अशरफ समुदाय का कब्जा है। कहा जाता है कि देश की राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण 20% अपर कास्ट मुस्लिम यानी कि अशरफों का ही रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा तक कुल 7,500 सांसद बने, जिनमें से 400 मुस्लिम थे। इनमें से 340 सांसद अशरफ यानी उच्च मुस्लिम जाति के थे और सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमानदा समाज से रहे। उदाहरण के तौर पर अगर कुछ नामों का जिक्र करें तो ये और क्लियर हो जाता है। कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, खान अब्दुल गफ्फार खान अपर कास्ट मुस्लिम थे। आज के दौर में देखें तो गुलाम नबी आज़ाद, सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेता हैं। बीजेपी में सिकंदर बख्त, नज़मा हेप्तुल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शहनवाज हुसैन सभी मुस्लिमों की उच्च जाति से हैं। दूसरी पार्टी में देखें तो असदुद्दीन ओवैसी और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता भी अपर कास्ट से ही हैं। यहाँ सवाल है कि आज़ादी के बाद क्या तमाम राजनीतिक दलों ने मुस्लिम समाज में खाई, भ्रम और डर पैदा किया? क्या अशरफ मुसलमानों ने पसमानदा का शोषण किया? क्या जानबूझकर मुसलमानों के एक बड़े तबके को बैकफुट पर रखा गया? क्या अब बीजेपी इन मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ेगी? हमने ये तमाम सवाल एक्सपर्ट से किए, तो जवाब क्या मिला सुनिए। बहुत आजकल चर्चा में है पसमानदा मुसलमान और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कैडर को ये डायरेक्शन दिया है कि वो पसमानदा मुसलमानों की परेशानियां समझें और उनको अपने नज़दीक लाएं, देश की मुख्यधारा में लाएं। सवाल उठता है कि एक तरफ हम लोग इस देश में आबादी की बात कर रहे हैं और सबका इशारा इस तरफ होता है कि ये आबादी का जो बढ़ रही है, इसका जो मुख्य सूत्रधार है वो मुसलमान है। अब ताज्जुब की बात यह है कि मुसलमानों में 85% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है।
नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद बहुत से ऐसे फैसले लिए, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो हिजाब कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो सीए का मुद्दा हो। पसमानदा ऑर्गेनाइजेशंस आज की नहीं है, पिछले 25 साल की हैं। अलग अलग टीवी डिबेट, अखबारों में राजनीति और समाज के जानकार अपनी राय रख रहे हैं, जिनके मुताबिक पसमानदा मुस्लिमों की राजनीति से बीजेपी को लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर बहस होती रहेगी। लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी, खासकर नरेंद्र मोदी की इस पहल से पसमानदा मुस्लिमों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सेक्युलर और कम्युनल पॉलिटिक्स की दुकान पर ताला लगेगा और विकास राजनीति का एकमात्र एजेंडा होगा। यूपी के एमएलसी चुनाव में इसका उदाहरण भी देखा जा चुका है। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पसमानदा मुस्लिम दानिश अंसारी को कैबिनेट में जगह दी। दानिश तब राज्य के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तब बीजेपी ने दानिश अंसारी को शिया मुस्लिम मोहसिन रजा की जगह मंत्री बनाया। कहा जाता है कि इसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी को आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में मुसलमानों का वोट मिला। दावा ये भी किया जाता है कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिला और कई सीटों पर बीजेपी की जीत में पसमानदा ने अहम भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। वहीं उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमानदा मुस्लिम 18% हैं। ऐसे में साफ है कि स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ 80 लोकसभा वाले यूपी बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। अब हम आपको बताते हैं कि देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां पसमानदा मुस्लिम की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें उत्तर प्रदेश में 19.26%, बिहार में 16.87%, तो बंगाल में 27.01% पसमानदा मुस्लिम है। वहीं झारखंड में 14.53%, तो असम में 34.22% मुस्लिम है। इनमें ज्यादातर संख्या पसमानदा मुसलमानों की ही है और इन राज्यों में 190 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो इसीलिए बीजेपी 2024 को ध्यान में रखते हुए यहां पसमानदा को साधने में लगी हुई है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वोटिंग के लिए कतार में खड़े ये लोग बीजेपी को वोट दे सकते हैं? क्या कभी किसी ने ये कयास लगाया था कि बुर्का पहनी ये महिलाएं कमल के निशान पर मुहर मारेंगी? अब इसे जरूरी कहिए या मजबूरी, लेकिन मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट करने लगी हैं। उसके पीछे वजह है ट्रिपल तलाक कानून। 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को मजबूती देने वाला ये कानून बनाया। The motion that the bill be passed is adopted. ट्रिपल तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को मैग्ना कार्टा जैसा स्वतंत्रता का एक अधिकार पत्र दिया। मुस्लिम महिलाओं में तलाक का भय कम हुआ। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। ये बीजेपी का महज एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने विरोधियों को चौंका दिया और शायद इसी कारण 2022 के चुनाव में बीजेपी को पिछले चुनाव से 2% ज्यादा वोट मिले। हालांकि समाजवादी पार्टी को 2017 के मुकाबले 33% अधिक वोट मिले, लेकिन अब बीजेपी ने 80% मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने का टारगेट फिक्स किया है। इस फॉर्मूले पर काम करना भी शुरू कर दिया है। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को यही मंत्र दिया है। एक समय था जब मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जाता था। हर पॉलिटिकल पार्टी इस समुदाय को एक राजनीतिक फसल के रूप में देखती थी।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच की वजह से मुस्लिम समुदाय के एक बड़े और पिछड़े तबके यानी पसमानदा समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने का सरकार और पार्टी दोनों ने संकल्प लिया है। बीजेपी की स्नेह यात्रा में इसका पूरा रोड मैप छिपा हुआ है। दरअसल पीएम मोदी की इस सोच के पीछे किया गया होमवर्क भी है। मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिमों के लिए जो काम किए हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 71% घर अल्पसंख्यकों के बने हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं और इनमें ज्यादातर लाभार्थी पसमानदा मुस्लिम समाज के हैं। मुस्लिम समाज को सारी चीज़ें मिली हैं, राशन भी मिला है और नौकरियां भी मिली हैं, सारी चीज़ें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार से जो है मुस्लिम को बहुत कुछ मिला है। अच्छा लग रहा है। इससे पहले कोई सरकार के लोग नहीं आए हमारी कोई दिक्कत परेशानी पूछने के लिए किसी तरह से भी। उसी तरह से मरते गिरते रहे, खाते कमाते रहे और आज थोड़ी सुविधाएं हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कई योजनाएं चला रही हैं। सरकार ने 2013 से 2019 तक अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिए। 2013 से 2019 तक अल्पसंख्यक छात्रों को 3.2 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिला। अल्पसंख्यक युवाओं को यूपीएससी फ्री कोचिंग बजट 8 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए किया। साल 2022 में अल्पसंख्यक विभाग का बजट 5,020 करोड़ रुपए था। अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना की शुरुआत हुई। अल्पसंख्यक लड़कियों को शादी से पहले ग्रेजुएशन करने पर 51,000 रुपए की मदद दी जा रही है। अल्पसंख्यकों के लिए सीखो और कमाओ योजना और कौशल विकास के लिए उस्ताद योजना शुरू हुई। यहाँ मोदी सरकार के एक नारे का जिक्र जरूरी है, वो है सबका साथ सबका विकास। शायद यही वजह है कि मुसलमान भी अब उम्मीद की नजरों से मोदी को देखने लगे हैं। हालांकि मोदी हमेशा से हर तबके के लिए काम करते रहे हैं। अभी हाल में सऊदी अरब ने वहां के क्राउन प्रिंस भारत आए थे, तो उनके सम्मान में भोजन था। तो भोजन पे हम बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में तेज गति से आर्थिक विकास हो रहा है। हमारा मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, तो उनके मन में भी नई नई इच्छाएं जगती है। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या? मैंने कहा हमारे मुसलमान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोटा कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा मोदी जी बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुशी होगी। 2 लाख कर दिया, 2 लाख। जरा सोचिए, जब देश का प्रधान इतनी फिक्र करता है, बार बार मुसलमानों का जिक्र करता हो और अल्पसंख्यकों के लिए इतनी सारी स्कीम लाता हो, सरकारी इतनी सुख सुविधाएं देती हों, तो भला फिर मुसलमान बीजेपी या मोदी से नफरत क्यों करेगा? आज जो इनसे अपनापन दिखाया है, जो अपने पसमानदा समाज के लोग हैं, बड़े खुश है पसमानदा समाज के लोग। इनको भी उम्मीद जागी है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, आने वाले समय में हमारा भी उत्थान होगा। लेकिन यहाँ पसमानदा मुसलमान की भी सरकार से कुछ डिमांड है। इनमें 3 प्रमुख हैं। पहली मांग, पसमानदा समाज को शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी का दर्जा मिले। दूसरी मांग, पसमानदा के साथ सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर अन्याय बंद हो। और तीसरी मांग, राजनीतिक दलों में पसमानदा का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए ताकि इस समुदाय के ज्यादा लोग विधानसभा और संसद पहुंचे। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके बीच जाती है, उनके बीच जाके बात करती है, तो भारतीय राजनीति की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि अभी तक मुसलमान की बात तो करते हैं, लेकिन मुसलमानों में भी जिनको अभी तक समाज से अलग माना गया है,
उनके बारे में अलग से कोई बात नहीं करता है। हिंदुओं में हम पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय की बात होती है, उसके आधार पर पार्टियां खड़ी हो गई, अनेक नेता बन गए हमारे देश में, उनके शासन आ गए हैं। लेकिन भारतीय समाज का असर मुसलमानों में भी है, वहां भी विभाजन है। मतलब एक तरफ बीजेपी स्नेह यात्रा के जरिए इन शोषित वंचित मुसलमानों तक पहुंचने का प्लान बना चुकी है, तो दूसरी ओर पसमानदा अपनी मांगों की लिस्ट रेडी कर चुके हैं। मतलब एक तरफ मौका है तो दूसरी ओर दस्तूर। और चूंकि मोदी सरकार कड़े और बड़े फैसले के लिए भी जानी जाती है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार पसमानदा के विकास के लिए कोई कड़ा निर्णय ले सकती है, जिससे 80% मुसलमानों का भी भला होगा और सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिक्स के ठेकेदारों का धंधा भी चौपट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। हालांकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि मोदी की अपील से मुस्लिम राजनीति का खेल बदल सकता है, मुस्लिम पॉलिटिक्स के खिलाड़ियों का पूरा गेम खराब हो सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत ने इन कयासों की सच्चाई जानने के लिए यूपी से लेकर असम तक जानकारी जुटाई, तो रिजल्ट ये दिख रहा है कि वाकई इसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। क्या वाकई यात्रा से पसमानदा तक पहुंच पाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी की स्नेह यात्रा पर उमड़ेगा पसमानदा का प्यार? सबका साथ, सबका विकास, मुसलमान आएंगे मोदी के साथ? ये वो वाजिब सवाल हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है, क्योंकि फॉर्मूला 2024 चुनाव को लेकर है। टारगेट पर 190 यानी 1/3 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यों पर परचम लहराने की तैयारी है। लिहाजा टाइम्स नाउ नव भारत इन सवालों को लेकर मुस्लिम आबादी के बीच पहुंचा। हमने डॉक्टर, वकील, दुकानदार, हर तबके के मुसलमानों से बात की, पसमानदा पॉलिटिक्स को करीब से समझने की कोशिश की। इस पड़ताल में नतीजा क्या निकला, इसके लिए सबसे पहले हम आपको यूपी के मुसलमानों की बात सुनवाएंगे, जहां योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि 19% आबादी वाले मुसलमानों की कई योजनाओं में 35% भागीदारी है। योगी का दावा ये भी है कि बीजेपी राज में मुस्लिम महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी हर कोई खुश है, क्योंकि उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और सुरक्षा की गारंटी भी। कि नारी गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक था। दुर्भाग्य है कि जो लोग महिला सशक्तिकरण की घोषणाएं करते थे, उन लोगों ने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस नारी गरिमा के प्रतीक इस बिल का विरोध किया। उनके चेहरे सबके सामने आ चुके हैं। 3 तलाक विधेयक का संसद में पारित होना भारत के संसदीय इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। हमने यूपी के हापुड़ से इस बात की पड़ताल शुरू की कि क्या सचमुच सरकारी योजनाओं का लाभ पिछड़े मुसलमानों को मिल पा रहा है। यहाँ लोगों ने हमें बताया कि मोदी के आने के पहले उनका मकान कच्चा था, अब पक्का हो गया और घर के ऊपर छत देखकर लोगों ने, खासकर मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। पहले छप्पर था, मुझे अब छत मिल गई है सरकार की तरफ से। पहले चूता था, बारिश पड़ती थी, 1000 बात थी, मतलब अब बन गया तो बन गया बस। प्रधानमंत्री मोदी हाँ, किस तरह से देखते हैं? यही थी, हमारा घर बन गया तो और भी काम बच रहे हैं। मोदी ने जो काम किया उसको किस तरह से हाँ, देखते हैं बस सही है। हापुड़ में पसमानदा मुसलमानों में जुलाहा, बुनकर और परचून की दुकान चलाने वाले लोग हैं। इनका कहना है कि पिछड़ा होने के बावजूद उन्हें आरक्षण नहीं मिला। मुस्लिम स्कॉलर और पसमानदा के जानकार डॉक्टर अयूब मंसूरी ने कहा कि अगर संविधान के अनुच्छेद 341 में बदलाव कर पिछड़े और दलित मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज या क्रिश्चियन समाज के अपलिफ्टमेंट की जहाँ तक बात है, उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी है कि 341 के अंदर धर्म का जो प्रतिबंध है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। ये बुनियादी बात है। इससे
जो नोट है वो समाज है, वंचित समाज है, उसका धर्म फिर कुछ भी हो, जाहिर है कि उसका विकास होगा। चर्चाएं अब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि जो पसमानदा समुदाय के लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उनकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लंबे समय तक जो उनके अधिकार थे, जो उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये कहा कि इसके लिए बाकायदे स्नेह यात्रा निकाली जाए, जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचा जाए और इन लोगों के क्या दर्द हैं वो जानने का प्रयास करें। और आप बताइए कि अगर इस गांव की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। इन सरकारों की योजनाएं जो है वो आप लोगों के जीवन में क्या कुछ बदलाव लाई है? नहीं, बहुत सारा बदलाव है। सारा जो है मुस्लिम समाज को सारी चीज़ें मिली हैं, राशन भी मिला है और नौकरियां भी मिली हैं, सारी चीज़ें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार से जो है मुस्लिम को बहुत कुछ मिला है, बाकी सरकारों से नहीं मिला। पिछले दिनों उपचुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल रामपुर में परचम लहराया। 8 साल बाद रामपुर लोकसभा सीट पर कब्जा किया। दावा किया कि 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, जो पसमानदा हैं। आगे बीजेपी का लक्ष्य 50% वोट हासिल करना है, ताकि 30 से 40 साल तक सरकार बनती रहे। इसी के लिए पसमानदा तक पहुंचने का फॉर्मूला बनाया गया है। इसको लेकर हमने रामपुर के मुसलमानों से भी बात की। मेरा मानना तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है, और आने वाले वक्त में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है तो उसमें यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना मिली, सबसे ज़्यादा उसमें मुस्लिमों को फ़ायदा हुआ है। हमारे रामपुर में देख लो, सबसे ज़्यादा रामपुर में मुस्लिमों को फ़ायदा हुआ है। रामपुर शहर हमारे विधानसभा में अगर रामपुर खाली रामपुर का हम देखेंगे तो 16-17 हज़ार आवास बने थे। 16-17 हज़ार आवास में 13 हज़ार आवास मुस्लिमों को मिले, क्योंकि बिना भेदभाव के उसे राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है। वो भी ये चाह रहा है कि मतलब जब हमें बिना भेदभाव के सारा सामान मिल रहा है तो क्यों ना हम बीजेपी के साथ ही हों। चूंकि अभी तक बीजेपी की छवि मुस्लिम विरोधी बताई जाती रही है और मुसलमानों की इमेज भी बीजेपी विरोधी रही है, इन सब के बीच जब बीजेपी ने पसमानदा पॉलिटिक्स का नया फॉर्मूला बनाया है तो मुसलमानों के ठेकेदार हैरान परेशान दिख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है कि इलेक्शन के लिए और इलेक्शन में मुसलमानों को अपनी तरफ रुझान पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो मैं ये मांग करूंगा कि सिर्फ इलेक्शन के लिए पार्टियां कोई प्रोग्राम ना बनाएं, बल्कि उनको चाहिए कि वो देश की तरक्की और देश के लोगों की तरक्की के लिए काम करें। इससे देश का विकास होगा। और केवल इलेक्शन के अंदर कोई, यानी चुनाव के अंदर कोई जीत के पार्टी इख्तिदार पे आ जाए और धोखा दे और बाद में झूठ बोले और वो सारे वादे जो वो करके इलेक्शन जीतती है पूरे नहीं करे, तो उससे तो मैं समझता हूँ देश की तरक्की और विकास नहीं होगा। हालांकि संभल के भी पसमानदा मुसलमान कह रहे हैं कि अगर उनका पिछड़ापन दूर होगा तो वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। अपने शिक्षा क्षेत्र में रिजर्वेशन चाहते हैं जिससे वो शिक्षा हासिल कर सकें, और बाकी सरकारी नौकरी या आर्थिक आधार पर के क्षेत्र में भी, व्यापार में, बिजनेस में उन्हें मदद मिलनी चाहिए, उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। यूपी में बिजनौर और लखनऊ के भी पसमानदा मुसलमानों से हमने बीजेपी के फॉर्मूले पर बात की। उनसे बीजेपी के साथ जोड़ने को लेकर सवाल किया तो जवाब क्या मिला, सुनिए। हमने 22 में वोट दिया था और अब 24 में भी मोदी जी को देंगे। हमारे सारे जो है मतलब ये कर्मचारी आसपास के सब वो मोदी जी के वो हैं। हमारे बच्चे भी कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें आरक्षण का अगर कुछ हिस्सा हमारा भी होगा तो हमारे बच्चे भी आगे चल के तरक्की करेंगे। बस मोदी जी से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि इस चीज़ पर गौर किया जाए। पसमानदा मुसलमानों को कास्ट के जो हैं बहुत परेशान करके रखा है, ना उनको किसी चीज़ में आगे आने देते हैं, ना विधायक में, ना MLC में, कहीं कोई चीज़ उनको नहीं दी जाती है। जो कि हम
95% हैं वो 5% हैं, उनको विधायक भी बनाया जाता है, MLC भी बनाया जाता है, सांसद भी बनाया जाता है। हम लोगों को न कहीं टिकट मिलता है, न कहीं सुना जाता है। हम पसमानदा मुसलमान सिर्फ हमेशा गुलामी ही करेंगे। बीजेपी अब आई है यहाँ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट हमारे समाज के लिए कुछ करती है तो हम बीजेपी के आभारी हैं। अगर वो हमारे पिछड़े समाज के लिए जो कुछ भी कोई योजना निकाले, कुछ भी निकाले, अगर करती है तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं। तो आपने अभी उत्तर प्रदेश के पसमानदा मुसलमानों को सुना, मुस्लिम स्कॉलर्स को भी सुना। इक्के दुक्के लोग ही हैं जो विकास के फॉर्मूले वाली सरकार के साथ नजर नहीं आते हैं। वहीं बात असम की करें तो असम में भी पिछले दिनों हेमंत बिस्व शर्मा ने 5 मुस्लिम समुदाय गोरिया, मौर्या, जुला, देशी और सैयद को स्वदेशी मुसलमान का दर्जा दे दिया था। बिस्वा सरकार के मुताबिक लगभग 35 लाख की आबादी को इससे फायदा मिलेगा। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, इकोनॉमी, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण में सुधार होगा। उनकी सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रहेगी।